नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। हम फिर हाजिर हैं धुआंधार खबरों का ताजा तरीन बुलेटिन लेकर। अब तक की हर बड़ी खबर धुआंधार अंदाज में पहुंचेगी आप तक। खबरों में बात करेंगे पुणे में कैसे जहरीली शराब ने मचाया तांडव, नकली शराब के अड्डे पर कैसे पड़ी रेड, दिल्ली से लखनऊ तक कैसे ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन हुआ, ट्विशा केस में कहां तक पहुंची सीबीआई की जांच, गाजियाबाद में कैसे बकरीद के दिन घर बुलाकर कर दी गई हिंदू युवक की हत्या, और कहां एक साथ पकड़ा गया 10 क्विंटल नकली पनीर, और राजस्थान के अनूपगढ़ में किसानों ने क्यों किया बवाल। बड़ी खबर दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद से, जहां बकरीद के दिन सूर्य नाम के नाबालिग युवक की हत्या को लेकर बवाल मच गया। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 2 को हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ जारी है। हत्या का आरोप अरशद नाम के युवक पर है। चाकू लगने के बाद सूर्या को गंभीर हालत में नोएडा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा। हिंदूवादी संगठन के लोग आरोपी के घर के बाहर जमा हुए, नारेबाजी हुई और आरोपी का एनकाउंटर करने की मांग की। गाजियाबाद पुलिस ने सूर्या के भाई विनीत राजपूत की शिकायत पर खोड़ा थाने में मामला दर्ज कर लिया है। वारदात 28 मई को दोपहर करीब 3:30 बजे हुई थी। सूर्या के भाई का कहना है कि सूर्या और उसका दोस्त आयुष कहीं जा रहे थे, तभी गली में उन्हें अशद मिला। उनके बीच बहस हो गई और इसी दौरान अशद ने सूर्या के पेट में चाकू घोंप दिया। हालांकि परिवार की ओर से कहा जा रहा है, जो सूर्या की मां है उनका कहना है कि उनके बेटे को असद ने बुलाया था और बुलाने के बाद उसकी हत्या की है। 17 साल के हिंदू युवक का मर्डर, गाजियाबाद में हड़कंप। ईद पर बुलाकर चाकू घोंपकर सूर्या का मर्डर। बकरीद पर लिया बदला, अशद ने सूर्या को चाकू से गोदा। सूर्या की हत्या से सनसनी, इलाके में खलबली। बकरीद के दिन दोस्त को ही हलाल कर दिया। 16 साल का सूर्या 10वीं कक्षा का छात्र था। सूर्या के परिवार वालों के लिए यकीन करना बहुत मुश्किल है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। सूर्या की मां का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि सूर्या किसी से दुश्मनी नहीं थी, उनका एक ही सहारा था जिसे उनसे छीन लिया गया। 28 तारीख यानी ईद वाले दिन 17 साल के सूर्या की चाकू गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये पूरा हत्याकांड जो है वो गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी इलाके का है और इस वक्त देखें पूरे परिवार में जो है मातम पसरा हुआ है, क्योंकि उनका जो बेटा था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और आरोप जो है वो असद नाम के एक लड़के के ऊपर लगा है, जो कि इस वक्त फरार है। और सूर्या की मां है हमसे बात करने के लिए। माता जी, क्या हुआ था? सूर्या आपका बेटा है, कैसे मारा, किसने मारा? सर, मोमनन के असद नाम के लड़के ने मेरे बच्चे को धोखे से बुला के उस पे जानलेवा चाकू से हमला करके और उसकी हत्या कर दी। सर, तो पहले से क्या जानता था असद सूर्या को, या सूर्या दोनों के बीच में क्या लड़ाई वड़ाई? कुछ लड़ाई वड़ाई नहीं सर, यही दूसरी तीसरी गली में रहता है, यहीं का रहने वाला है असद नाम का लड़का। अब रास्ता चलते ऐसे बोलचाल तो हो ही जाती है। अब मुझे तो नहीं पता इतनी, और ना हिंदू मुस्लिम में सर कभी कोई वो नहीं होता, दोस्ती नहीं होती है। ना हमारे घर कोई आना जाना था, हम तो सर रेंट पे रहते हैं, हम खुद कमाने खाने वाले हैं। मेरे को तो ये भी नहीं पता, अगर गली वाले हमारे सपोर्ट ना करते तो हमें अपने बच्चे की मिट्टी भी नहीं मिलती। वो तो साले ने 7 लोगों ने मिलकर मेरे बच्चे को चाकू भोंक कर और रोड पे पड़ा छोड़ के चला गया। उसे तो ये नहीं पता, उन्हें तो बकरा समझ के मेरे बच्चे की बलि चढ़ा दी। सर, मुझे मोदी योगी से और कुछ सरकार नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, मुझे खून के बदले खून चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। कौन 7 लोग थे जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं असद के अलावा? असद के 7 लड़के हैं सर, टोटल 7। हाँ। तो कब की घटना है? घर से सूर्या क्या बोलकर निकला? सर, हम तो ड्यूटी पे थे, हमें नहीं पता। ये हमें फोन गया था 3 बजे मेरे पास कि आपके लड़के का चाकू लग गया है। तब मैं ड्यूटी पे थी, मुझे पैर पकड़ सुन के मेरे एकदम
मैं अब गिर के जमीन पे गिर पड़ी। मैंने की भगवान ये मेरे साथ क्या किया। मेरा एक ही सहारा था, वो भी मोमडनों ने मेरे से छीन लिया सर। मेरे को तो ये भी नहीं पता था कैसे बुलाया, क्या कहा उनसे। इकलौता बेटा था? नहीं सर, 2 बच्चे हैं, पर एक मेरा दिमागी हालत सही नहीं है बड़े बेटे की। मेरा एक यही सहारा था, छोटा बच्चा, उसे भी मोमडनों ने चाकू भोंक के सर हत्या कर दी। मेरा अब कोई सहारा नहीं है सर। एक और शख्स है जो बताया जा रहा है कि उस वक्त वहीं पे मौजूद थे। क्या नाम है भाई तुम्हारा? विक्की नाम है सर मेरा। कहाँ पर थे उस वक्त जब ये उस टाइम हम वहीं पे थे। हाँ, घटना की हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं था सर, इनकी आपस में गाली गलौज होने लग गई थी, दोनों की, असद की सूर्या की। इनकी हाथापाई भी हुई थी, तो हम वहीं पे थे। हाथापाई हुई थी तो हमने इन्हें दूर भी करा था। फिर उसके बाद हाथापाई होने के बाद असद ने सूर्या के गले पर हाथ डाला। दोनों बात करते हुए गली तक गए। असद चाकू वाकू मार के भग गए। कम से कम 4-5 लड़के थे। हाँ, सारे भग गए जितने लड़के थे। हाँ, और असद ने ये भी बोला था कि हमसे कभी तुमने बकरा कटते हुए देखा है? हमने बोला नहीं, हमारे घर में नहीं कटता। तो उसने हमसे बोला कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और आयुष के दोस्तों का तो कहना है कि असद ने सूर्या को बकरीद मनाने के लिए बुलाया था। जब सूर्या अपने दोस्तों के साथ पहुंचा तो उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई और इसके बाद 5-6 लोगों ने सूर्या को पकड़ लिया और असद ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि अरशद ने सूर्या से कहा कि तुमने बकरीद की कुर्बानी देखी है, और इतना कहने के बाद उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। इसके बाद कल हिंदूवादी संगठन पहुंच गए और आरोपी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का क्या कहना था वो भी आप सुने। हमारी मांग ये है, जिस तरीके से हमारे सूर्य भाई महाराज ने बकरा ईद वाले दिन, हमारी ये मांग है, एक तो उनके जितने भी 6-7 आरोपी हैं उनको तुरंत उठा करके एनकाउंटर हो, और उनके घर जो भी है उन पर बिल्डोजर चले। हमारा ये कहना न्याय, खून के बदले खून। इन्होंने डर बैठाने के लिए, बकरा को हलाल करने के लिए, जैसे इन्होंने हमारे हिंदू भाई को काटा है ना, ऐसा ही इनके साथ होगा। अगर प्रशासन नहीं करेगा तो इसमें आगे हिंदू बढ़ चढ़ के आएगा और इनके घरों पे खुद तोड़ेगा। जैसा आपने देखा होगा उत्तम नगर में क्या हाल हुआ था, अपने आप तोड़ दिए थे उसके घर भी। हम ये कह रहे हैं या तो पुलिस प्रशासन उनको तुरंत कार्रवाई करे, उन्हें उठा करके एनकाउंटर करे और उनके घरों पे बिल्डोजर चलाए। हमारी ये मांग है। इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या कि हमारा केवल हिंदू का ही ये बचा हुआ है कि जब भी कोई होता है कि हमारा हिंदू ही हमेशा पीड़ित क्यों होता है हमेशा चीज में? हमारी मांग अभी तक नहीं पूरी गई। हमारा भाई मर चुका है, हमारे भाई की डेथ हो चुकी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अधिकारी इसमें बड़े बड़े अधिकारी कहाँ हैं अभी तक? क्यों नहीं आए अभी तक? एक माँ का लाल गया है, उसके जी से पूछ के देखो, किसी ने अभी तक कोई नेता मतलब वोट बैंक बना रखा है क्या पब्लिक को? इन्हीं को संरक्षण क्यों मिलता है? पुलिस ने उनको क्यों सिक्योरिटी दे रखी है? उनके घरों पे पुलिस खड़ी है, क्यों खड़ी है? भाई हम कुछ गलत कर रहे हैं? हम अपनी मांग ले रहे हैं। भाई एक माता का लाल गया, उसके लिए न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ सभी भाई इकट्ठे हुए हैं। कोई हमारी रिश्तेदारी नहीं है, एक हमारे बीच का भाई गया हिंदू। हम इस वजह से यार हम न्याय लेकर आएंगे। या तो पुलिस प्रशासन इसमें कार्रवाई करे, ना तो हिंदू आगे बढ़ चढ़ के इसमें खुद न्याय ले लेगा। इसमें यही कहना चाहते हैं कि खून के बदला खून मिले। भाई हमारा भाई गया है तो उसके बदले उनका हाफ नहीं फुल एनकाउंटर करे। प्रशासन से हमारी यही विनती है, वरना हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि उससे हमें बदला कैसे लेना है। कानून अपने हाथ में। इनकी जो मानसिकता है पूरी तरीके से पूरे भारत के अंदर इनकी मानसिकता जो है ना, वो कट्टर वाली मानसिकता खत्म कर देनी चाहिए। उन्होंने क्या काम किया कि आज इसके बकरा ईद का दिन चुना, और जो व्यक्ति घर से छुरा निकाल कर लेकर लगाकर आ रहा है तो उसका मतलब उसका उद्देश्य ये है कि उसको मारना। तो उसने घर से बाहर बुलाया, 6-7 लोगों ने उसे पकड़ा और बोला तूने बकरा कटते हुए देखा? उसने कहा नहीं। तो लगातार उसको 5 से 6 बार की उसकी हथेलियां भी बाहर आ गई हैं। हम इस परिवार के साथ खड़े हैं, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर हिंदू डर के माहौल में रहेगा तो पलायन करने की स्थिति खोड़ा में हो चुकी है। अब इस वारदात के बाद अरशद और उसका पूरा परिवार फरार है। उसके घर पर ताला लटका हुआ है। पड़ोसियों का कहना है कि अरशद का परिवार कुछ महीने पहले ही यहां रहने आया था। इस वक्त हम गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी की उस गली में मौजूद हैं जहां पर जो है आरोपी असद का घर है, और आप देखें ये वही घर है और इसी घर में जो है जो आरोपी है वो अपने परिवार के साथ रहता था। यहाँ पर अलग अलग जो है घर बने हुए हैं अंदर, और यहाँ पर जो है ऊपर जो है आरोपी असद वो अपने परिवार यानी कि माता और पिता के साथ रहता था। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये वही घर है जो कि इस वक्त बंद पड़ा हुआ है, और पूरा परिवार जो है इस वक्त कहां है किसी को मालूम नहीं। यहां पर जो है
असद जो आरोपी है इस पूरे मामले में, जिस पर आरोप है कि उसने 17 साल के सूर्या की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी, अपने परिवार के साथ रहता था। फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी हुई है, परिवार जो है फरार है और यहां पर कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि ये पूरी घटना के बारे में वो क्या कुछ जानते हैं कि किस तरीके से व्यवहार था। ये बताइए, ये असद यहीं पे रहता था? हाँ, ये रहा। परिवार में कौन कौन था? उसकी माँ और उसके बाप और वही था। अच्छा, 3 लोग थे। तो घटना के बारे में आपको कब पता चला? हमें कुछ न पता बाबू, हम तो जब जो पुलिस वाले आए होंगे, जब हमें पता पड़ी उसके पापा को ले गए कि क्या बात है। अच्छा, बस इतनी पता पड़ी हमें, और कुछ न पता। क्या करता था? देखो उसके अपने पापा का काम है, और अब ये तो हमें न पता। 3 महीने उसे कुल भाइयाँ रहे, 3-4 महीने। हाँ 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 हाँ, और ने फिलहाल लिया रहा, और हमें आगे को कुछ न पता बाबू। क्या ये नहीं पता क्या करता था कि... ना ना, देखो हम दूसरे, अपना घर है हमारा, हम किराए पे भैया, और हम दूसरे घर झांक तो नहीं रहे क्या कर रहा क्या न कर रहा। क्या लड़ाई झगड़े करता रहता? नहीं नहीं, हमारे सामने तो लड़ाई झगड़ा कुछ भी ना करा उसने। उसके बाप भी इतने सीधे हमने कभी भी ना देखा भैया। और हमारे साथ संवाददाता कुमार सोनू जुड़ गए हैं। कुमार सोनू, जिस तरह से पड़ोसी बता रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि असद क्या करता था, तो ऐसे में पुलिस आखिरकार किस तरह से जो मुख्य आरोपी है असद के बारे में जानकारी जुटा रही है? क्या उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता लगा? देखिए, बैकग्राउंड के बारे में तो इतना पता चला है कि उसके पिता का जो काम था वो अपने पिता के साथ ही जो है काम करता था। फिलहाल जिस घर में अभी परिवार के साथ यानी अपने माँ बाप के साथ वो रह रहा था, वहां पर वो तकरीबन 3-4 महीने पहले ही शिफ्ट हुए थे, किराए पर वो शिफ्ट हुए थे। और आखिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि सूर्या के साथ जो आरोपी है उसकी किस बात को लेकर बहस हुई, किस मुद्दे को लेकर जो है लड़ाई हुई। पहले दोनों के बीच में बहस हुई, फिर गाली गलौच में जो है बात शुरू हुई, और उसके बाद जो है हल्की फुल्की हाथापाई हुई, जिसमें चश्मदीद जो कि सूर्या का, मृतक सूर्या का दोस्त है, उसका कहना है कि जो आरोपी है उसने उन 3 लोगों को जो है, सूर्या और जो चश्मदीद है उसको और एक और उनके दोस्त को ईद के बहाने से बुलाया था, जिसके बाद गली नंबर 5 के पास जो है दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हुई और वहां पर जो है आरोपी ने सूर्या के जो है चाकू मारा, और उसके बाद पेट में चाकू मारने के बाद उस चाकू को घुमा दिया, जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और 29 तारीख को उसकी मौत हो गई। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस ने इसमें 3 लोगों को पकड़ा है, और टोटल 5 लोगों को पकड़ा है, जिनमें से 3 लोगों बताए जा रहे हैं नाबालिग हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस अभी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर क्या है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो अभी इस पूरे मामले में फरार चल रहा है। उसको लेकर जो है पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है, लेकिन इलाके की आपको तस्वीरें हम दिखा दें तो इलाके में, क्योंकि मामला जो है वो समुदाय विशेष से जुड़ गया है, क्योंकि आरोपी जो है वो मुस्लिम पक्ष से हैं, तो ऐसे में पुलिस को यहां पर तैनात किया गया है। भारी संख्या में जो है पुलिस बल यहां तैनात है। इलाके के कई जो आला अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर और एसीपी रैंक के, वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आसपास के जो लोग हैं वो भी इकट्ठा है। लोगों में गुस्सा जरूर है इस घटना को लेकर कि बकरीद यानी कि 28 तारीख को जब ईद थी तो उस दौरान जो है सूर्या नाम के एक लड़के के चाकू मारकर एक तो असद है, लेकिन उसके अलावा भी बाकी लड़के उसमें दिखाई दे रहे हैं। उन बाकी लड़कों का रोल क्या था? उन्होंने क्यों नहीं रोकने की कोशिश की? देखिए बिल्कुल चश्मदीद का साफ तौर पर कहना था कि किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की, जबकि सूर्या के साथ चश्मदीद भी गया था और साथ ही साथ उनका एक और दोस्त था वो भी गया था, वो उस लड़ाई को छुड़वा रहे थे। लेकिन इसी दौरान जो है आरोपी ने असद पर चाकू से हमला कर दिया। चश्मदीद का यह भी दावा है कि जब असद को मारा गया तो उससे पहले उसको उन तीनों दोस्तों को यह कहा गया कि क्या कभी तुमने बकरा हलाल होते हुए देखा है? जब उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने नहीं देखा, वो हिंदू है और उनके यहाँ पे इस तरह से बकरा हलाल नहीं किया जाता, तो उन्होंने कहा कि आरोपी ने कहा कि मैं दिखाता हूं तुम्हें किस तरीके से जो है बकरा हलाल करते हैं। कुमार सोनू, जो आरोपी अगर ये कह रहा है कि बकरा हलाल होते हुए कभी देखा है, मैं आपको दिखाता हूं, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि वो तो पहले से ये सोचकर ही आया था कि वो हत्या करने जा रहा है, वो उसको मारेगा। तो ऐसे में तो कहीं से कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है कि कोई प्री प्लान्ड मर्डर नहीं था ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप नजर बनाए रखें इस पर। महाराष्ट्र में जहरीली शराब से कहर बरपा है। पुणे डिस्ट्रिक्ट में जहरीली शराब पीने से अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जहरीली शराब पीने के कारण बीमारों की लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। ये मौत पुणे जिले के हड़पसर, हुगेवाड़ी, दापोड़ी, पिंपरी इलाके में हुई है। पिंपरी चिंचवाड़ में
सबसे ज्यादा 9 लोगों की जान गई है। सरकार और पुलिस दावा कर रही है कि इस पूरे गोरख धंधे के इकोसिस्टम को टारगेट किया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष इस मामले में सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। जहरीली शराब बिक्री के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दबिश तेज कर दी है। मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े समेत अब तक 8 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। और शराब माफिया गैंग से जुड़े कई और आरोपियों की तलाश भी जारी है। देर रात पिंपरी इलाके में दबिश डाली गई। इंडिया टीवी के कैमरे के सामने पिंपरी चिंचवाड़ में अलग अलग जगहों से जहरीली शराब की खेप भी जब्त की गई। अब बनाने के मटेरियल, ड्रम, बाल्टी और सामान जब्त किए गए हैं। जहरीली शराब बनाने और बेचने का कारोबार धड़ल्ले से इन इलाकों में चल रहा था और सब कुछ प्रशासन के नाक के नीचे। अब पुणे जिले में अलग अलग कार्रवाई में अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस और राज्य आबकारी विभाग की तरफ से जॉइंट ऑपरेशन किया जा रहा है और देर रात में इंडिया टीवी के कैमरे के सामने अवैध शराब की बिक्री का भांडाफोड़ भी किया गया। छानबीन में सामने आया कि शराब में मेथनॉल मिलाकर बेचा जा रहा था, तो मौत की मेन वजह बताई जा रही है। यहाँ पर शराब की जो ठेका है, जो खेप है, वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक शख्स यहाँ पर लेकर उतरा है। ये जो पूरी खेप है, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है। पुलिस की टीम को हमने पहले ही इंडिया टीवी की टीम ने इतला की थी, इस बारे में बताया था कि यहाँ पर शराब की खेप मिल रही है। हमने एक बार यहाँ आकर ये भी कोशिश की कि यहाँ से वो शराब हम खुद खरीद पाए। लिए वही 20 रुपए का पाउच है जो यहाँ पर एक शख्स खरीदता हुआ भी नजर आया और वहीं पर ये पूरी की पूरी टीम जो है वहां पर यहाँ पर बेचते हुए भी नजर आ रहे हैं। पुलिस के 2 कांस्टेबल्स को यहाँ पर लोकल पुलिस ने भेजा है। हालांकि सर, ये तो यहाँ पर सीधे तौर पर बिक रहा है, इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या यहाँ से कुछ जब्त होगा? साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो करेंगे नहीं, ये तो साफ तौर पर सामने खरीदा है सर एक शख्स ने। ओके ठीक, ये सामने खरीदा है। यहाँ पर तो ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर नहीं मिला है। यहाँ पर साफ तौर पर ये दिख रहा है, हाथ में दिख रहा है कि ये खरीदा गया है। आप लोगों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? यहाँ पर 15 लोगों की मौत हो गई है, यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। हमारी ही टीम ने आपको इत्तला की थी, ये बताया था कि हम इस तरह का एक स्टिंग ऑपरेशन करेंगे। हमने ही आप लोगों को सूचना भी दी थी। जब ये साफ तौर पर इस जगह पर बिक रहा है, कोई खरीदता हुआ नजर आ रहा है, तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? नहीं कर रही सर। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जिस शराब की खेप दी गई थी पुलिस को, यहाँ से बहुत सारा जो मटेरियल है वो अब यहाँ पर फेंक कर, जो भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स थे वो यहाँ से चले गए। ये पूरा मटेरियल जो है वो अब सीज किया जाएगा, यहाँ से ले जाया जाएगा। पुलिस की टीम इसे सीज कर रही है। हालांकि सबसे अचंभे की बात यह है कि जब पुलिस को इस घटना स्थल के बारे में सूचित किया गया था, जबकि हमारी टीम न तो पिंपरी चिंचवड़ से कोई भी वास्ता रखती है, न इस जगह के बारे में हमें कोई जानकारी है। हमें लोकल सोर्स ने इस जगह के बारे में बताया और उसके बाद यहाँ हमने सिर्फ आकर आनन फानन में एक कार्रवाई की। पुलिस की गाड़ी हमने देखी और हमने चेक की और अब ये जो खेप है ये यहाँ पर जब्त होती नजर आ रही है। बड़ा सवाल ये उठता है कि शराब की ये जो थैलियां हैं, ये थैलियां 15 लोगों की मौत का कारण बनी है, लेकिन अभी भी पुलिस महकमे ने ये बात तो कह दी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कह दी है कि इस इकोसिस्टम को तोड़ा जा रहा है। और पिंपरी चिंचवाड़ में अब तक 9 मौतें हुई हैं। मृतकों में कई लोगों को पहले चक्कर आया, फिर हालत गंभीर होने पर अस्पताल भर्ती किया गया। पुणे जिले में अब तक 15 मौत हो चुकी है। इस पूरे काले धंधे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताया है और पूरे केस की हाई लेवल जांच के आदेश दिए। सीएम फडणवीस ने क्लियर निर्देश दिया है कि जो भी इस अवैध धंधे में लिप्त है उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं जिस बाल्टी के अंदर शराब बनाकर मिक्स करके रखी गई थी, देहूर रोड पुलिस स्टेशन की एक टीम यहाँ पर पहुंची है। हमने पहले उन्हें इत्तला की कि इस तरह का काम यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर पुलिस की एक टीम पहुंची है, वो इस बाल्टी को सीज कर रही है। यहाँ पर सीनियर पुलिसकर्मी भी यहाँ पर आए हुए हैं देहूर रोड पुलिस स्टेशन के। मैम, ये यहाँ पर खुलेआम चल रहा है। हमारी भी टीम बिल्कुल मुंबई से आई है, हमें भी इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वहाँ भी वो थैलियाँ रखी गई हैं, आप देखिए। थैलियों का, जिन थैलियों में वो पार्सल दिया जाता है वो थैलियाँ भी यहाँ पर है, हालांकि इन थैलियों का कोई लेना देना नहीं है। मैम, ये इस तरीके की घटना हो रही है, 15 लोगों की शहर में मौत हुई है, उसके बाद भी ये चल रहा है, साफ तौर पे चल रहा है, कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा? करे ना, हम कार्रवाई कर रहे हैं ना। पर मैम, जब हमें इस बारे में जानकारी है, मेरा सवाल ये है कि जब हमें इस बारे में जानकारी हो रही है, हमें पता चल जा रहा है, हम बाहर से आ रहे हैं, तो यहाँ की लोकल पुलिस को क्यों नहीं कोई जानकारी मिल पा रही? हमारे 2 कार्रवाई हुई है ना, अभी 4 हो। हमारे सहयोगी साकेत राय मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं। साकेत, जिस तरीके से ये पूरा एक्शन हुआ है, जिस तरीके से आधी रात को ये छापा पड़ा है,
पुलिस की मुस्तैदी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे तो न जाने और कितने धंधे चल रहे होंगे। देखिए मीनाक्षी, पिंपरी चिंचवड़ और पुणे का ये जो पूरा इलाका है, खासतौर पर अगर इसके पृष्ठभूमि की बात की जाए तो यहाँ पर मजदूर और लेबर वर्क सबसे ज्यादा रहता है। अब इस जो 20 रुपए के पाउच की लगातार बात हो रही है, जिसकी वजह से 15 लोगों की मौत हुई और जिसमें मिथेनॉल मिलाया जाता है, और ये काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इस बारे में पुलिस या प्रशासन या महकमे को जानकारी नहीं होती, बस ये है कि कई जगहों पर रेड कंडक्ट होती है, कई जगहों पर जो नोन इलाके हैं वहां पर वो पहुंच जाते हैं। लेकिन जो ग्रामीण हिस्से हैं, जहां पर जो गरीब लेबर वर्क का जो मजदूर है, जो शराब की नशे की जिसे लत है, वो इस निम्न स्तर की शराब को खरीदता है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि ग्रामीण और रूरल हिस्सों में ऐसा माना जाता है कि अमूमन ऐसा होता रहा है और लोगों की जान जाती रही है, और इससे ज्यादा प्रशासन को बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। सीधे तौर पर आप अगर देखें तो इसमें जो प्राथमिक जांच हुई थी उसमें भी नाकामी नजर आती है, पिंपरी चिंचवड़ पुलिस की भी और हड़पसर पुलिस की भी। ये दोनों पुणे और पिंपरी चिंचवड़, ये दो अलग अलग जिले हैं, दोनों आसपास से मिले हुए जिले हैं। एक ही आरोपी योगेश वानखेड़े इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता था। अब आप देखिए, ये जो दापोली पुलिस स्टेशन जहां पर हम मौजूद हैं पिंपरी चिंचवड़ में, यहां पर इस वक्त किस तरीके से एक सन्नाटा पसरा हुआ है। इस पुलिस स्टेशन में सन्नाटे की वजह यह है कि यहां के 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जिनमें से एक विजय वाघमारे भी हैं। विजय वाघमारे का सस्पेंशन इसलिए हुआ है मीनाक्षी, क्योंकि यही वो अधिकारी हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में मीडिया को यह बयान दिया था, ये कहा था कि इस मामले में मौत की वजह शराब है ही नहीं। उन्होंने यहां तक कि अपने प्राथमिक रूप से दिए गए बयान में यह तक कह दिया था कि ये पूरी जो घटनाक्रम है उसमें एक व्यक्ति की जो डेथ हुई है वो नेचुरल डेथ है। अब जब इस मामले में जांच हुई, जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया, उसके बाद जब उन्होंने एक्शन के आदेश दिए, तब यहां पर यह कार्रवाई हुई है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार अब यहां पर विजिट कर रहे हैं। खुद यहां के जो जोन डीसीपी हैं संदीप आटोले, उन्होंने यहां पर चार्ज संभाल लिया है। वो अब यहां पर इस पूरे केस की निगरानी कर रहे हैं। मीनाक्षी, एक और अपडेट है कि इस केस की पूरी जांच अब सीआईडी को ट्रांसफर कर दी गई है। यह अपने आप में सवाल खड़े करता है कि पुलिस कहीं ना कहीं नाकामयाब है, और अब जो मौत का आंकड़ा है वो भी 9 से बढ़कर धंधे को फलने फूलने के लिए खूब जमीन दे दें, और उसके बाद फिर जब धंधे के फायदे और नुकसान की परवाह किए बिना पुलिस एकदम चुप होकर बैठ जाती है, तब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। साकेत, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और नीट पेपर लीक के मामले की जांच जारी है, सीबीआई जगह जगह छापेमारी कर रही है। तो दूसरी ओर इस मामले में गिरफ्तार मनीषा हवलदार समेत 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हिरासत खत्म होने के बाद सीबीआई आज आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। सीबीआई का दावा है कि मनीषा हवलदार ने ही फिजिक्स पेपर लीक किया और लोगों को भेजा। नीट पेपर लीक की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। एनएसयूआई लगातार प्रदर्शन कर रहा है, एनटीए को भंग करने की मांग कर रहा है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी सिस्टम पर सवाल उठाया। बाबा बागेश्वर ने कहा, वो आपको सुनाएंगे, लेकिन नीट मामले में मनीषा हवलदार को लेकर जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो आपको बता दें। मनीषा हवलदार खुद एनटीए से जुड़ी हुई थी। सीबीआई की जांच में लीक की जो क्रोनोलॉजी सामने आई है उसके अनुसार मनीषा हवलदार एनटीए में फिजिक्स के सवालों को तैयार करने में मदद कर रही थी। उसने अपने मोबाइल फोन में एक आरोपी कोचिंग लेक्चरर का नंबर गॉड नाम से सेव करके रखा हुआ था। मनीषा ने सवाल पुणे के अपवंग प्रभु मेडिकल एकेडमी के लेक्चरर तेजस शाह को लिखवाए। फिर तेजस शाह ने सवाल वाले उन पन्नों की तस्वीर वापस मनीषा को भेजी और मनीषा के पति के मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। सीबीआई को 20,000 रुपए के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर कैश के लेन देन की भी बात कही जा रही है। अब देखिए, जो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बात कह रहे हैं, वो पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव लीक नहीं होते, पेपर लीक हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात, मार्के की बात उन्होंने कही। काश नेताओं के वोट लीक हो जाएं, ये बाबा बागेश्वर ने कहा। उन्होंने कहा कि सिस्टम की गलती है, सिस्टम को ही सजा मिले। हमको खबर लगी नीट पेपर के बारे में, बहुत मेहनत की कुछ बच्चे, 1-2 बच्चे बच्चियां हमको यहाँ मिल ले आए। हमने उनका मनी देखा तो पूछा क्या हुआ, बोले पेपर तो दिया लीक हो। हमने कहा रो मत, कोई बात नहीं। और एक बात हम कहना चाहेंगे, चुनाव लीक नहीं होते। काश
नेताओं की वोटें नहीं पहुंच। हम भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहिए, जो बच्चे उधार उठा उठा करके फीस भरते पेपर की, उन्हें एक बार की फीस देना कठिन है। जिनका बाप किसानी करता, खेती करता, मजदूरी करता, पर वो अपने बच्चों में भविष्य का सपना देखता कि हमारी बेटी हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, वो अपना पेट काट करके फीस भरते हैं, और फिर पेपर जब लीक हो जाता तो उनके जो दिल पर चुभती, केवल एक बच्चे पर प्रभाव नहीं पड़ता, पूरे परिवार पर प्रभाव पड़ता है, मां बाप पर प्रभाव पड़ता, उनकी इनकम पर प्रभाव पड़ता है। पेपर लीक हो गया तो नियम ये होना चाहिए, गलती विद्यार्थियों की नहीं, गलती सिस्टम की है, तो सिस्टम को यह दंड होना चाहिए कि अगली बार की फीस माफ होनी चाहिए। नीट छात्रों को लेकर एक और बड़ा अपडेट आया है, वो भी आपको दे दें। जिन छात्रों ने 3 मई को नीट का पेपर दिया था और अब तक फीस वापस करने के लिए अपने बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं दे पाए हैं, वो अब 22 जून तक अपने बैंक अकाउंट की डिटेल दे सकते हैं। एनटीए ने कहा है कि सभी छात्रों की फीस वापस होगी। 21 जून को होने वाले री एग्जामिनेशन के लिए उन्हें कोई फीस नहीं देनी होगी। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। मामला चूंकि कोर्ट में है और जो कोर्ट ने कल बातें कही हैं वो बहुत मार्के की बातें हैं कि प्रधानमंत्री को अब अगर इस मामले की मॉनिटरिंग करनी पड़ रही है तो फिर ये सोचने वाली बात है कि खुद शिक्षा मंत्री या मंत्रालय क्या कर रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कहीं ना कहीं एनटीए को सीखना चाहिए कि यूपीएससी किस तरीके से एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराता है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा जब सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी थी, उससे पहले एनटीए और इसके अलावा जो इसरो के पूर्व प्रमुख रहे हैं, जो कि हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो कि पूरे मामले की जांच कर रहे थे, उनकी तरफ से एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल किए गए। इन एफिडेविट के अंदर यह बताया गया कि किस तरीके से एनटीए लगातार जो परीक्षा है उसको सुधार करने के लिए किस तरीके से काम कर रहा है, क्या क्या काम किए जा रहे हैं, इसकी तमाम जो जानकारियां हैं वो इन एफिडेविट्स के अंदर दी गई। लेकिन जो तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने ये कहा कि ये पूरा जो मामला है इसकी खुद मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यूपीएससी से क्यों ना एनटीए सीखे कि कैसे वो एग्जाम कंडक्ट कराता है। और हम देख रहे हैं कि पिछले काफी बार से जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा रहा है वो लगातार क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं। तो आज इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो इसके अंदर मीनाक्षी जो मनीषा हवलदार है और इसके अलावा मनीषा मांडरे के अलावा 4 आरोपियों का सीबीआई कोर्ट के अंदर पेश करेगी। अतुल, ये मनीषा हवलदार की ही तो बात को लेके समझ में नहीं आता है कि आखिरकार जो एनटीए है ऐसे लोगों को कैसे अपॉइंट कर सकती है जो कि पेपर को लीक कर रहे हैं, जो पेपर बना रहे हैं वही अगर पेपर लीक कर देंगे तो वैसे में सिस्टम कैसे काम करेगा। ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है कि आगे किस तरह से सिस्टम को अभेद बनाया जा सके, इस तरह के लीक ना हो सके। भीषण गर्मी से परेशान उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई का करंट लगा है। यूपी में यूपीपीसीएल ने 10% ईंधन अभिभार शुल्क बढ़ा दिया है। इसके बाद लोगों का जून का बिल अब बढ़ा हुआ आएगा। यूपीपीसीएल का कहना है कि बिजली के रेट नहीं बढ़े हैं, केवल जून का बिल बढ़ा है। यानी कि मार्च महीने के 10% ईंधन अधिभार शुल्क की जून में वसूली की जाएगी। यानी कि बिजली के रेट्स नहीं बढ़े हैं, लेकिन जो फ्यूल यानी ईंधन लगता है, कोयला लगता है, उसके दाम में वृद्धि हुई है, जो अब 10% के हिसाब से जून के महीने में वसूला जाएगा। हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए। विशाल, जरा सरल शब्दों में समझाइए कि आखिरकार क्या ये फैसला हुआ है, क्योंकि जो उपभोक्ता है उनको तो लगेगा कि नहीं हमारा तो बढ़ा हुआ बिल आने वाला है, महंगाई फिर से बढ़ जाएगी हमारे लिए। देखिए, एक चीज स्पष्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली बिल है वो फिलहाल अगर जून के महीने की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जून के महीने का बिजली बिल 10% के हिसाब से बढ़ा हुआ आएगा। जो ईंधन अधिभार शुल्क होता है वो हर महीने के बिजली बिल में आता है, वो कभी 1% होता है, कभी 2%, कभी 2.5%, लेकिन वो इस बार 10% हुआ है। तो लोगों को निश्चित तौर पर जून के महीने में ज्यादा पैसे जरूर पे करने पड़ेंगे। लेकिन क्लियरिटी ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि फिलहाल बिजली बिल जो है वो जून के महीने के लिए बढ़ा है। बिजली दरों में फिलहाल उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की वृद्धि नहीं हुई है। कुछ लोग इस बात को ये समझ सकते हैं कि बिजली
क्या दरों में बढ़ोतरी हो गई है, तो इंडिया टीवी अपने दर्शकों को बिल्कुल साफ कर देता है कि बिजली दरों में बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन ईंधन जो अधिभार होता है उसमें 10% का जो शुल्क है वो इस बार लिया जाएगा। तो जो लोगों को बिल दिया जाता था पिछले महीने तक वो लगभग 1.2% होता था, वो इस महीने 10% बढ़ के आएगा। यानी कि जो जून का बिल होगा वो लोगों के लिए निश्चित तौर पर थोड़ा ज्यादा परेशानी वाला होगा, क्योंकि लोगों को पैसा ज्यादा पे करना पड़ेगा। इस पूरे बिजली बढ़ोतरी में संक्षेप में आपने जो सारी चीजें बता दी है, साफ कर दिया है, तो इंडिया टीवी के तमाम जो दर्शक देख रहे हैं वो भी थोड़ा सा अब रहते हैं ना कि राहत की सांस ली होगी कि सिर्फ और सिर्फ ये जून महीने के लिए वो भी 10% का, इसमें आपकी बिजली के बिल की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये सिर्फ जो ईंधन इस्तेमाल होता है, कोयला इस्तेमाल होता है, उसके दाम के हिसाब से 10% उसको किया गया है, वो सिर्फ जून के महीने के लिए होगा। धन्यवाद आपका। देश भर में बुलडोजर एक्शन पीक पर है। अतिक्रमण, सरकारी जमीन पर कब्जा, अवैध निर्माण के खिलाफ दिल्ली से लेकर बंगाल तक बुलडोजर कार्रवाई जारी है। दिल्ली के शालीमार गांव में इस वक्त अफरा तफरी है। कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण को हटाने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। ऐसे में करीब 150 घरों में तोड़फोड़ मची हुई है। अब लोग खुद ही हथौड़ा चला रहे हैं और अपने अपने सामान समेटने के लिए वो बाध्य हैं। लखनऊ में केजीएमयू कैंपस के अंदर 6 अवैध मज़ारों को भी हटाने के लिए बुलडोजर चल सकता है। बहराइच में अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला है और पश्चिम बर्धमान में कांग्रेस और लेफ्ट के दफ्तर पर अतिक्रमण को लेकर एक्शन हुआ है। तो फरीदाबाद में मस्जिद समेत कई अवैध निर्माणों को गिराया गया है। तो ये अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग राज्य हैं, लेकिन इस वक्त बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर एक्शन में दिल्ली में भी ये एक्शन हो रहा है और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है। शालीमार गांव में राजस्व विभाग ने 150 अवैध तरीके से बनाए गए घरों को खाली करने का नोटिस दिया था। 30 मई यानी कि आज ही ये डेडलाइन खत्म हो रही है। लोगों ने खुद ही अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया। शालीमार गांव के मैक्स अस्पताल रोड के पास बने हुए लगभग 150 घरों को अवैध बताते हुए 30 मई तक खाली करने का आदेश दिया गया था। लोगों ने पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हुई। इसके बाद लोग खुद हथौड़ा चला रहे हैं, घरों को तोड़ रहे हैं, अपना सामान समेटकर यहां से जा रहे हैं। तो बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, दिल्ली के शालीमार गांव की ये पूरी घटना है और ये मामला है जहां पर तकरीबन 150 घर हैं जो अवैध तरीके से यहां पर रह रहे थे। ये मामला हाई कोर्ट में भी गया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। आज 30 तारीख है, आज ये डेडलाइन खत्म हो रही है। इसके बाद लोगों ने खुद अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया है। अब लखनऊ में केजीएमयू की 6 मजार लावारिश घोषित होने के बाद मजारों को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। केजीएमयू में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है क्योंकि मियाद खत्म हो गई है। 6 मजार इसमें अवैध घोषित किए गए हैं। तो लखनऊ में भी इस वक्त बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 6 अवैध मज़ारों को हटाने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। मज़ारों को कानूनी प्रक्रिया के तहत लावारिस घोषित कर दिया गया है और सभी नोटिस की मियाद खत्म हो गई। कोई भी ठोस जवाब जब तक नहीं मिला, तो बार बार नोटिस के बावजूद कोई सामने नहीं आया, तो ऐसे में केजीयू कैंपस के अंदर मौजूद 6 मज़ारों को अवैध घोषित किया गया। अब इन्हें हटाने का काम आगे किया जाएगा। तो लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद 6 लावारिस मज़ारों को हटाने की कार्रवाई शुरू होगी, जिसके लिए बुलडोजर एक्शन शुरू होगा। यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बहराइच में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने हुए मदरसे को गिराया। राजस्व और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने अवैध तरीके से बने हुए मदरसे, कई मकान, 11 दुकान पर बुलडोजर चलाया है। सरकारी बंजर भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जा करके पक्के निर्माण किए गए थे, जिस पर अब एक्शन लिया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्रम सिंहपुर विधानसभा में जी बेदखी आदेश तहसीलदार कोर्ट से पारित किया गया जी, जिसके क्रम में माननीय द्वारा निर्देशित किया गया था कि सरकारी भूमि से बंजर खादी जमीन से अवैध को हटवाया जाए जी, जिसके क्रम में आज पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे को हटवाने की पूरे माध्यम से कार्रवाई करी गई है जी। कुछ लोगों का इस पे जो है माननीय डीएम साहब के यहाँ भी मुकदमा योजित है, जिसके क्रम में उसको अभी पूछताछ किया जा रहा है जी। उसमें निर्देश पारित होने के क्रम में उस पर कार्रवाई देखिए करी जाएगी। बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, खबर शालीमार गांव से, जहां अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है।
बुलडोजर एक्शन के घर से कैसे लोग खुद अपने घरों को तोड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी अनामिका गौड़ यहां से जुड़ गई हैं। हम उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। अनामिका, क्या तस्वीरें वहां से आ रही है, किस तरीके से अवैध अतिक्रमण को गिराया जा रहा है? ओवर टू यू। मीनाक्षी, इस समय हम उस रोड के पे खड़े हैं जिसके ठीक सामने ये कहा गया कि 1 किलोमीटर लंबा और 30 फुट चौड़ी जो जगह है वो सरकार की है और यहाँ पे लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि लोग यहाँ पे 50 साल से रह रहे हैं और यहाँ के लोगों को केवल 5 महीने पहले ये पता चला कि यहाँ पे जो 30 फुट के अंदर तक घर बने हैं सड़क किनारे वो अवैध है। और आप देखिए कि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, ये कोई झुग्गी नहीं है, ये सड़क किनारे की वो कॉलोनी है जो कई साल पहले यहाँ पे बसी थी। यहाँ के लोग वोट देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, बाकायदा यहाँ पे बड़े बड़े शोरूम थे। और अगर हम घर के अंदर चले या गली के अंदर चलेंगे तो यहाँ पे आपको घर भी नजर आएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि जो 5 महीने से चल रही लड़ाई थी यहाँ के लोगों के बीच में और सरकार के बीच में, वो खत्म होगी और ये ज़मीन अब सरकार को वापस जाएगी। आप देखिए कि क्योंकि 1 दिन का इन लोगों को समय दिया गया मकान खाली करने का। पहले उम्मीद थी कि शायद कोर्ट से राहत मिल जाएगी या फिर सरकार कोई ऑल्टरनेटिव आवास इन्हें देगी, यहाँ से अगर हटाया जा रहा है तो कहीं और बसाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और जब आखिरी 24 घंटे बचे हैं तो लोग खुद इस तरीके से अपना सामान जो है अपने घरों से निकाल रहे हैं, घरों को खुद ही तोड़ रहे हैं। जो बचा कुचा ईंट है, लोहा है, पंखे हैं, वो अपने साथ ले जा रहे हैं। दीदी, कहाँ जाओगे आप? भैया, जहाँ रूम मिले या वहीं जाऊँगी। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे थे? 2 साल से। 2 साल। किससे खरीदा था मकान? खरीदा नहीं, किराए। आप किराए पे थे? हाँ। और ये मकान मालिक कहाँ कितने सालों से यहाँ रह रहे थे? 20-25 साल से। मीनाक्षी, खैर ये तो किराएदार है, लेकिन इस गली के अंदर जितने भी मकान हैं 159 मकान हैं जिसमें 600 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। और कुछ मकान तो इतने बड़े बड़े और इतने नए बने हुए हैं जिन्हें देख के ये कहा नहीं जा सकता कि ये अवैध ज़मीन पे थे। सवाल यही है कि अगर ये जगह ज़मीन, ये जो इलाका है ये अगर अवैध था, सरकार का था, तो इतने सालों पहले यहाँ पे लोगों को बसने कैसे दिया, मकान की रजिस्ट्री कैसे हुई? आप देखें कि यहाँ पे जो दुकानें हैं इनसे जितना भी सामान निकाला जा सकता है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। और हम आपको गली के अंदर जाने की कोशिश करके दिखाएंगे कि 30 फुट तक अंदर ये जो है मकान तोड़ दिए जाएंगे और उसके बाद के जो मकान है उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए अब सबने अपने यहाँ से सामान को पैक करना शुरू कर दिया है। बुजुर्ग हैं जिन्होंने 80-80 साल की कमाई जो है इन मकानों पे लगाई थी। आप देखिए कि यहाँ से गेट को निकाला जा रहा है। अम्मा, कितने सालों पहले आप यहाँ आए थे? देखिए, लोगों में नाराज़गी भी है क्योंकि 5 महीने से ये लोग आवाज़ उठा रहे थे और लगभग आप देखिए कि यहाँ तक का ये जो घर है ये तोड़ दिए जाएंगे और ये लोग कहाँ जाएंगे इन्हें कोई अंदाजा नहीं है। अनामिका, आप क्या थोड़ा दिखा सकते हैं, क्या मार्किंग की गई है कि कौन कौन सा मकान टूटेंगे? हमने एक मकान पे क्रॉस भी देखा है। बिल्कुल मार्किंग की गई है। यहाँ तक आप देखिए इस मकान को मार्क किया गया है। 30 फुट के जो सड़क से चौड़ी इस जगह है, ये मकान कल बुलडोज़र से ध्वस्त किया जाएगा। लगभग 4 मंजिला ये मकान है और 30 फुट के अंदर कम से कम 6 लंबाई में अगर हम बात करें तो 6 मकान आ रहे हैं और 1 किलोमीटर के अंदर 159 जो है वो इमारतें आ रही है क्योंकि इसमें घर भी हैं, सामने जो बनी दुकानें हैं वो भी हैं। ऐसे में 600 परिवार हैं जो कल बेघर हो जाएंगे। सरकार का साफ कहना है कि ये सरकार की ज़मीन है, सड़क चौड़ीकरण का काम किया जाएगा, इसलिए यहाँ से हटाना क्योंकि कंजेस्टेड हो जाता है। यहाँ पे शाम को बेहद जाम लग जाता है। लेकिन अब यहाँ पे फ्लैग मार्च भी होना शुरू हो गया। अमित, हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि जो एसएसएस की टीम है वो पहुँच चुकी है क्योंकि धीरे धीरे माहौल यहाँ पे गंभीर होता जा रहा है। लोगों में गुस्सा भी है, सरकार के खिलाफ गुस्सा है। ऐसे में माहौल ना बिगड़े और जो कल ध्वस्तीकरण का काम होना है उससे ठीक है। अनामिका, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। आपसे बहुत शुक्रिया।
और इस बीच फरीदाबाद में आज सुबह सुबह बुलडोजर चला है। मस्जिद चौक के पास अवैध निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर के एक्शन के जरिए गिराया है। मस्जिद समेत कई अवैध निर्माणों को ढा दिया गया है। करीब 700 गज में बनी मस्जिद को ध्वस्त किया गया। RRTS कॉरिडोर और एलिवेटेड रोड निर्माण को लेकर यह कार्रवाई की गई है। सुबह 4 बजे से भारी फोर्स की मौजूदगी में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। भोपाल में ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की जांच में अहम खुलासा होने वाला है। सीबीआई अब गिरिबाला और सुमर्थ सिंह दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। सीबीआई ट्विशा के उन आखिरी घंटों का सच जानने की कोशिश कर रही है जब ट्विशा पार्लर से घर लौटी और फिर छत पर उसका शव लटकी हुई हालत में बरामद किया गया। ट्विशा मौत मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को ही सास गिरिबाला सिंह और पति सुमर्थ सिंह को स्पेशल कोर्ट में पेश किया था। अब सीबीआई ने दोनों की 5-5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। सीबीआई ने कोर्ट में कहा है कि समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। दोनों के अलग अलग बयानों में विरोधाभास सामने आया है। ऐसे में अब दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी हो रही है। जांच एजेंसी समर्थ से यह भी पूछेगी कि फरारी के दौरान वो कहां रहा और किन लोगों ने उसके साथ संपर्क किया या फिर कौन से लोग संपर्क में हैं, किसने मदद की। तो ये तमाम कुछ ऐसे सवाल हैं जो दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछा जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो 54 मिनट, मौत से पहले का वो 54 मिनट जिस दौरान त्विशा पार्लर से घर पहुंचती है और बताया जाता है कि वो अपने घर पर जब बात कर रही थी तो पीछे से उनकी मां को समर्थ के उनके ऊपर चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और ठीक उसके बाद 54 मिनट बाद मृत पाई गई थी त्विशा। तो ये 54 मिनट में आखिरकार ऐसा क्या हुआ था, इसी की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई इस वक्त मां और बेटे को बिठाकर त्विशा के बारे में जानकारी लेगी। और अब बड़ी खबर राजस्थान के अनूपगढ़ से, जहां किसानों का गुस्सा एक बार फिर फट पड़ा। राजस्थान के अनूपगढ़ में पुलिस और किसानों में जमकर झड़प हुई। एमएसपी पर गेहूं खरीद को लेकर किसान भड़क गए। किसानों ने ट्रैक्टर से पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि किसान गेहूं से भरे हुए ट्रॉलीज को एसडीएम कार्यालय ले जाने पर अड़े हुए थे। पुलिस जब किसानों को रोकने की कोशिश कर रही थी तो किसान भड़क गए। पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया और इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है। करीब 1 घंटे तक सड़क जाम रहा। बाद में प्रशासन और किसान नेताओं के बीच बातचीत हुई और मामले को शांत करा लिया गया। किसानों की मांग है कि सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीद की अंतिम तारीख 31 मई निर्धारित की है, जो किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। अब इसी को लेकर जो किसान हैं वो विरोध जता रहे थे और पुलिस के साथ काफी कहासुनी हुई, जिसके बाद मौके पर अधिकारी पहुंचे, किसानों से बातचीत हुई, जो किसान नेता मौजूद थे। तो ये किसी तरह से मामला सुलझा और ये जो गतिरोध था, गतिरोध खत्म हो गया। दरअसल किसानों का ये कहना है कि जो गेहूं की खरीद है एमएसपी में, वो 31 मई तक उसकी आरक्षित तारीख है और 31 मई तक वो सारा अपना गेहूं नहीं बेच सकते हैं, इसीलिए ये तारीख बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं वो पहुंचे थे और वो बड़े अधिकारी से मुलाकात करना चाहते थे, इसलिए वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर एसडीएम के कार्यालय के बाहर पहुंच गए थे। जब उनको पुलिस की ओर से रोका गया तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से बहसबाजी होने लगी, थोड़ा गतिरोध पैदा हुआ। हालांकि बाद में बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझा लिया गया। अब खबर यूपी के संभल से, जहां पर बकरीद के दिन बकरे को लेकर 2 गुटों में बवाल हो गया। पत्थरबाजी हुई, लाठियां चली। मामला संभल के बबराला कस्बे का है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष का बकरा दूसरे पक्ष के घर में घुस गया था, जिसको लेकर पहले कहासुनी हुई और दोनों गुटों के बीच पहले से तनातनी थी। इसलिए मामूली विवाद धीरे धीरे बड़ा बन गया। देखते ही देखते दोनों गुटों में बहसबाजी शुरू हो गई। फिर दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे, लाठी डंडों से भी हमला हुआ। इस बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब तस्वीरों को आप गौर से देखिए। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते हुए आपको दिखाई देंगे, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक दर्दनाक खबर गुजरात के साबरकांठा से आ रही है। भयानक हादसा हुआ है।
फैक्ट्री में कर्मचारी के ऊपर लिफ्ट गिर गई। यह हादसा इतना भयानक था कि कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद फैक्ट्री मालिक मौके से फरार हो गया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कर्मचारी कुछ काम कर रहा था और तभी लिफ्ट ऊपर गिर गई और हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान फैक्ट्री मालिक वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत ही दुखद घटना है। अचानक किस तरह से ये लिफ्ट इस कर्मचारी के ऊपर गिर जाता है। दरअसल ये सामान रख रहा था उस लिफ्ट में, क्योंकि ये देख सकते हैं कि जो सर्विस लिफ्ट है ये उसमें सामान रख रहा था, बक्से रख रहा था। अचानक के लिफ्ट नीचे गिर जाता है और ये देखिए, और वो लिफ्ट के साथ नीचे गिर जाता है, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जो साथी कर्मचारी वहां पर मौजूद थे वो भी कुछ कर नहीं पाए, बहुत ही बेबस नजर आए इस पूरी घटना के सामने, क्योंकि अचानक ही ये सब कुछ हो गया। आप देखिए, कुछ सेकंड की बात है, ये देखिए किस तरह से लिफ्ट गिरा। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज जिम्मेदार है कि इस तरह के जो लिफ्ट्स होते हैं, जो मशीन होती है, उसकी मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है। खबर यूपी के गाजियाबाद से, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 10 क्विंटल नकली पनीर बरामद किया, जिसकी बाजार में कीमत करीब 3 लाख रुपए है। ये नकली पनीर अमरोहा से दिल्ली लाई जा रही थी। जांच के बाद खाद्य विभाग ने पनीर को जेसीबी की मदद से नष्ट किया। फिलहाल पुलिस और खाद्य विभाग मामले की जांच में जुटे हुए हैं। पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इस नकली पनीर की सप्लाई कहां की जा रही थी। ये खबर एक बार फिर आपको बता दें, जब्त पनीर की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है और 10 क्विंटल नकली पनीर बरामद किया गया। सोचिए जरा, ये जहरीला पनीर जिनके घरों में सप्लाई होता, वहां से मुनाफाखोरी करने वाले तो मुनाफा कमा लेते, लेकिन आम लोगों की सेहत के साथ कितना खिलवाड़ होता। और हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, अमूमन हम देखते हैं कि त्योहारों के वक्त इस तरह की घटनाएं सबसे ज्यादा सामने आती है, जब नकली पनीर खोया पकड़ा जाता है, लेकिन यहां तो लग रहा है कि 365 दिन ही ये काम किए जा रहे हैं, जो इस तरह के गोरख धंधे या फिर काले धंधे के साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो प्रशासन की ओर से किस तरह से इसके ऊपर नकेल कसने के लिए कार्रवाई चल रही है लगातार? देखिए अमित, लगातार पुलिस को, प्रशासन को और साथ ही जो खाद्य सुरक्षा विभाग है उसको ये बात की जानकारी मिल रही थी कि उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके हैं जो कि एनसीआर से सटे हुए हैं, जैसा कि ये मामला सामने आया है गाजियाबाद का, जहां अमरोहा से गलत तरीके से जो पनीर बनाई गई थी, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खराब होती है, इसको लेकर के जाया जा रहा था दिल्ली और एनसीआर के मार्केट में खपाने के लिए। लेकिन खाद्य सुरक्षा को जानकारी मिल जाती है, खाद्य सुरक्षा की टीम जिला प्रशासन के साथ वहां पहुंचती है और उसके बाद जब रेड होती है तो पता लगता है कि 10 कुंटल ऐसा पनीर बरामद हुआ है जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा खराब है, जिसके बाद जेसीबी से गड्ढा खुदवा करके उसको बाकायदा अंदर फेंकवाया जाता है और उसके बाद मौके पर ही लाइसेंस को निरस्त किया जाता है और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन ये कार्रवाई दिखाती है अमित कि न सिर्फ त्योहारों के समय में बल्कि 365 दिन ये कार्रवाई चलनी चाहिए और इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये कार्रवाई कर रही है।